जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? होप सो कि आप लोग खैरियत से होंगे और रमज़ान आपका अच्छा जा रहा होगा। हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे एंटरप्राइज के बारे में, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आगे देखते हैं जी एंटरप्राइज के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं हमारे। इकोनॉमिक एक्टिविटी लिमिटेशंस की बात करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको मैंने पहले बताया था क्या होती हैं, और अब उसमें क्या क्या लिमिटेशंस आ सकती हैं हम उसको देख लेते हैं। कहता है वर्ल्ड हैज़ ग्रेट वेल्थ एंड ग्रेट स्कैर्सिटी। बात बिल्कुल ठीक है, पूरी दुनिया में पैसे भी बहुत हैं और रिसोर्सेज लिमिटेड भी बहुत हैं। मींस पैसे बहुत लिमिटेड लोगों के पास हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हैं। और जैसे आप कहते हैं जो अमीर है वो अमीर से अमीर हुई जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब से गरीब हुई जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड सम अदर फैक्टर्स अराउंड। तो कहता है जी नॉट ओनली पुअर इवन वेरी रिच पीपल में नॉट बी एबल टू सेटिस्फाई ऑल ऑफ देयर नीड्स, जो कि लग्जरी होती हैं। दैट्स ट्रू। गरीब लोगों की तो बेसिक ज़रूरत पूरी नहीं होती, लेकिन अमीर लोग भी कुछ ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम होती है कि जी हमारी रिक्वायरमेंट्स और नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं। ऑल्दो उनकी लग्जरियस नीड्स होती हैं बट स्टिल वो पूरी नहीं हो रही होती। इसका मतलब है अगर ज़रूरी नहीं आपके पैसे हों सबके पास, तो आप अपनी सारी ज़रूरत पूरी कर सकते हो। फिर कहता है insufficient goods to satisfy all of our needs and wants at any one time। कहता है जी आपके पास गुड्स इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं कि आपकी हर टाइम पे ज़रूरियात जो हैं ख्वाहिशात पूरी हो सकें। जैसे आजकल रमज़ान चल रहा है और आपने अक्सर सुना होगा कि चीनी का बहुत मसला बना हुआ है कि चीनी नहीं मिल रही है, शुगर इज़ शॉर्ट फ्रॉम द मार्केट। ये लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। दिस इज़ नॉन एज़ अ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इन सबको का क्या कहा जाता है, अगर हम इनको कंबाइन करें तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम बन जाती है। कहता है जी द पर्पज़ ऑफ इकोनॉमिक activity to provide for as many of our wants as possible, yet we are still left wanting more। तो हमारी जो कुछ जब कभी थोड़ी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं तो हम कुछ नए स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं, हम कुछ नई ज़रूरियात की चीज़ों की तरफ चल पड़ते हैं, हम कुछ नई चीज़ें डिमांड करने लग जाते हैं। दैट्स अ ह्यूमन साइकी। ये एक ह्यूमन साइकी है कि अगर आपकी एक चीज़ पूरी होती है तो यू विश फॉर अनदर थिंग, आपकी रिक्वायरमेंट उससे बढ़ जाती है। अब एक सवाल आता है व्हाई इज दिस, ऐसा क्यों है? कहता है स्टेज ऑफ प्रोडक्ट्स टुगेदर विद द रिसोर्सेज नीड टू मेक देम लीड टू अस ऑल हैविंग टू मेक चॉइसेस। कहता है शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट्स जो होती हैं, जब जैसी प्रोडक्ट शॉर्ट होती है तो टुगेदर विद द रिसोर्सेज नीड टू मेक देम, और अब उनके जो रिसोर्सेज उनको बनाने के लिए वो भी शॉर्ट हो जाते हैं। तो उससे होता क्या है, लीड टू अस ऑल हैविंग टू मेक चॉइसेस, हमें फिर उस तरफ शिफ्ट करना पड़ता है कि हम ऑल्टरनेट की तरफ जाएं, या उस चीज़ को कंज्यूम करना for टाइमिंग छोड़ दें, उसकी कंजम्पशन कम कर दें, या हम ऑल्टरनेटिव की तरफ जाएं और ऑल्टरनेट ढूंढें कि अच्छा अब इन चीज़ों का ऑल्टरनेटिव क्या होगा। फिर कहता है जी प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस है। ऑल ऑफ आवर वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। दैट्स ट्रू, हमारी सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती हैं। अगर ऐसा होता हो तो लेट्स से आई वांट टू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, इज इट पॉसिबल? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। फिर कहता है चॉइसेस हैज टू बी मेड केयरफुली एंड रेशनली, हमें अपनी चॉइसेस को बड़े वाइजली केयरफुली एहतियात से सेलेक्ट करना चाहिए, चूज करना चाहिए, और एक रेशनल तरीके से कि जी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है कि नहीं है, क्या मेरी ख्वाहिश भी ठीक है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है मैं गलत ख्वाहिश कर रहा हूँ। फिर कहता है चूज दोज थिंग्स दैट गिव अस द ग्रेटेस्ट बेनिफिट, और हमें जो अवेलेबल चीज़ें हैं उनमें से उन चीज़ों को चूज करना चाहिए जिनका बेनिफिट हमें बहुत ज़्यादा हो। क्योंकि हम पैसे तो खर्च कर रहे हैं, रिसोर्सेज भी लगा रहे हैं, तो हम अगर अपना बेनिफिट मैक्सिमाइज करेंगे तो दैट विल बी एडिंग विल ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू द आवर सेटिस्फेक्शन। फिर कहता है जी लिविंग आउट दोज थिंग्स ऑफ लेस वैल्यू टू अस, और उन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए जिनकी वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। जैसे लेट्स से इफ वी हैव टू पिक बिटवीन 3 और 4 थिंग्स, उसमें से हमें लिस्ट डाउन करना चाहिए, प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि हमारी मेन प्रायोरिटी क्या है, कौन सी चीज़ है जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले उसको रखें, पहले उसको ले लें। वंस वी आर डन विद द इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड वी स्टिल हैव सम फंड्स, तो फिर हमें कुछ सेविंग्स करनी चाहिए। सेविंग्स के बाद जाके हमें देखना चाहिए अच्छा चलो अब हम ये अफोर्ड कर सकते हैं तो लेट्स गो फॉर दिस एज वेल। फिर कहता है प्रॉब्लम इज नॉट एक्सक्लूसिव टू पीपल एज कंज्यूमर्स। ये भी बात सच है कि प्रॉब्लम सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए नहीं है, प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी है, प्रॉब्लम सेलर्स के लिए भी है। ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स हैव टू मेक चॉइसेस, गवर्नमेंट, बिजनेस, वर्कर्स, चैरिटीज एंड सो ऑन। अब सबको चॉइसेस पिक करनी पड़ती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो बिजनेसेस हों, चाहे वर्कफोर्स हो, चाहे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हों, या कुछ भी हो। सो चॉइसेस हर जगह मैंडेटरी हैं हमारे लिए। फिर कहता है जी अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अपॉर्चुनिटी क्या होती है? अपॉर्चुनिटी में आपने अक्सर एक फ्रेज सुना होगा, अपॉर्चुनिटी नोक्स वंस एट एवरीवन्स डोर्स।
Ones who avail it will get it again and again, and one who neglect it won't get it again. तो कहता है जी अपॉर्चुनिटी क्या है, एक दस्तक होती है, एक मौका होता है कि आप इसको ऐसा बना सकते हो। इन डिसाइडिंग द पर्पस टू obtain वन आइटम वी मस्ट गिव अप अदर। हम एक चीज़ को लेने के लिए दूसरी को सेक्रीफाइस करते हैं, ज़ाहिर है तभी हम वो चीज़ ले पाते हैं, तो यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। द नेक्स्ट मोस्ट डिजायरेबल प्रोडक्ट गिवन बाय बिकम द लॉस अपॉर्चुनिटी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और वो जो हमने डिजायर पे सेक्रीफाइस किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया, वो हमारी क्या बन जाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है, लॉस अपॉर्चुनिटी बन जाती है। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की क्या डेफिनेशन हो गई, द बेनिफिट ऑफ द नेक्स्ट मोस्ट डिजायर ऑप्शन विच इज गिवन अप। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है जी, आपको उस चीज़ का बेनिफिट है जो कि आप चीज़ लेना चाह रहे थे पर ले नहीं पाए क्योंकि आपने कोई और चीज़ ले ली। इट एग्जिस्ट फॉर ऑल इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स, कंज्यूमर, बिजनेस एंड गवर्नमेंट। ये सबके लिए होती है, सारे बिजनेस मेकर्स के लिए होती है, सारे डिसीजन मेकर्स के लिए होती है, कंज्यूमर्स के लिए होती है, बिजनेसमैन के लिए होती है, इवन गवर्नमेंट के लिए भी होती है। फिर कहता है जी इसकी एग्जांपल क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। आपको जैसे पिक्चर से नज़र आ रहा होगा, देयर इज टू थिंग्स गिवन, इधर अ मोबाइल फ़ोन और अ जॉगर्स। मींस अगर आप एक सेल फोन ले सकते हो या आप ट्रेनर ले सकते हो, देयर इज अ और बिटवीन बोथ टू, सो वी कैन नॉट बाय बोथ एट द सेम टाइम। हमें इनमें से कोई एक चीज़ पिक करनी है। इफ कंज्यूमर चूज टू बाय अ स्मार्टफोन देन देयर ट्रेनर्स बिकम द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ट्रेनर्स जो उसके स्किप हो गए वो क्या होते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएंगे उसके। हो सकता है उसको स्मार्टफोन की ज़्यादा ज़रूरत हो तो उसने वो पिक किया हो, और ये भी हो सकता है कि उसको स्मार्टफोन की ज़रूरत ना हो, ट्रेनर्स की ज़रूरत हो, लेकिन उसने स्मार्टफोन पिक कर लिया। इसी तरह हमने अगर घर लेना है या एक जहाज़ लेना है, तो बेसिकली घर लेना है या बिजनेस स्टेबल करना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ बाइंग एरोप्लेन। ठीक है ना, हम एरोप्लेन लेके हम क्या करेंगे, अनलेस अनटिल हमारे पास छत नहीं होगी, वी कैन नॉट अफोर्ड टू यूज इट और रन इट। फिर कहता है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है। एंटरप्रेन्योर कौन लोग होते हैं, कहता है जी समवन हु टेक्स द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ स्टार्टिंग एंड मैनेजिंग अ न्यू वेंचर। एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, ऐसे लोग जो रिस्क लेते हैं कोई नया स्टार्ट करने के लिए, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कोई बिजनेस या कोई वेंचर स्टार्ट करने के लिए। और वो रिस्क क्यों लेते हैं, बिकॉज उनको नहीं पता कि इधर इट्स गोइंग टू बी सक्सेसफुल और नॉट, बट उन्होंने रिस्क लिया है। तो इफ दे पुट टेकन द दे हैव टेकन द रिस्क, दे विल पुट देयर ऑल एनर्जीज इन इट टू मेक इट सक्सेसफुल। This is called how the business will develop. फिर कहता है जी न्यू बिजनेस could be based on totally new ideas or a new way of offering services. नए बिजनेस कैसे होते हैं, जो बेस कर रहे होते हैं न्यू आइडियाज के ऊपर, या फिर वो न्यू सर्विसेज के ऊपर बेस कर रहे होते हैं, और आपके बिजनेस आइडियाज को इम्प्रूव और बेहतर होना चाहिए। फिर कहता है दे कैन ऑल्सो बी अ न्यू लोकेशन फॉर एन एग्जिस्टिंग बिजनेस आइडिया। अब ये भी हो सकता है कि आपका बिजनेस आइडिया तो पुराना हो लेकिन उसकी लोकेशन आप चेंज कर लो। पहले अब जहाँ पे आप गए हो वहाँ पे वो आइडिया ना चल रहा हो, वहाँ पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो, आप लेके यू आर अ पायनियर, यू माइट गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज एज वेल। फिर कहता है एन अटेम्प्ट टू अडेप्ट a good service a good or a service in a way that no one else has tried before। यहाँ आप चीज़ को इस तरह से बना रहे हो जो पहले कभी किसी ने उस तरह से बनाई नहीं हो, या आप चीज़ को प्रेजेंट इस तरह से कर रहे हो कि पहले कभी उस तरह से प्रेजेंट ना हुई हो। दे एंटरप्रेन्योर्स ऐसा काम करते हैं। तो कहता है एंटरप्रेन्योर्स हैव हैड एन आइडिया ऑफ अ न्यू बिजनेस, उनको न्यू बिजनेस का आइडिया होना चाहिए, इन्वेस्टेड सम ऑफ देयर ओन सेविंग्स एंड कैपिटल, और उनमें उन्होंने उस बिजनेस में अपने खुद पैसे भी लगाए हों, सेविंग्स में से ही अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया हो, एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द बिजनेस, और उस बिजनेस को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सेप्ट की हो। ऐसा नहीं है कि मैं पैसे इन्वेस्ट कर दिए आपने, उसके बाद आपने का सोचा कि ओके वी आर डन हियर, यू आर नॉट डन हियर येट। आपने उसको मैनेज भी करना है, उसको सक्सेसफुली रन भी करना है, ऑपरेट भी करना है। फिर कहता है एक्सेप्टेड द पॉसिबल रिस्क ऑफ फेलियर। देखें कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी बिजनेस, अच्छा बिजनेस या कोई भी आदमी अच्छा बिजनेसमैन नहीं बनता जब तक कि वो फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करता। हमें कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले ठीक है हम वर्किंग करते हैं, अपना होमवर्क पूरा करते हैं, सारा कुछ करते हैं, पर हमें ये फैक्टर भी एक्सेप्ट करना है कि देयर आर अ चांसेस कि हमारा जो रिस्क है वो एग्जिस्ट करता है कि हम फेलियर की तरफ चले जाएं। जैसे ही हमने फेलियर को एक्सेप्ट करना सीख लिया तो इवेंचुअली क्या होगा, हम अपनी चीज़ों को बेहतर मैनेज कर सकेंगे। फिर कहता है जी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ओके, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या फीचर्स उसमें होते हैं, क्या क्वालिटीज़ होती हैं, वो देखते हैं। पहली चीज़ इनोवेशन। इनोवेशन क्या है, इनोवेशन इज इन्वेंटिंग समथिंग न्यू। कुछ नए आइडियाज आने चाहिए आपको, कुछ नया बिजनेस करने का तरीका आना चाहिए आपको,
मतलब इट कुड बी एनीथिंग, आप उसको देखोगे कि ये हम काम किस तरह से कर सकते हैं। फिर कहता है कमिटमेंट एंड सेल्फ मोटिवेशन। एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के लिए ज़रूरी है कि उसके पास कमिटमेंट और सेल्फ मोटिवेशन भी हो। कमिटमेंट इसलिए चाहिए कि कंसिस्टेंसी होगी उसमें, और मोटिवेशन इस सेल्फ मोटिवेशन इसलिए चाहिए, अगर वो फेलियर की तरफ जा रहा है या उसका वेंचर लॉस में जा रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप बंद कर दो कोई भी बिजनेस। व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस इनिशियली यू हैव टू हैव अ रिसोर्सेज ऑफ एटलीस्ट नेक्स्ट 6 मंथ्स, कि आपको पता हो आपने नेक्स्ट 6 मंथ से इसको ऑपरेट करना है। यू वोंट बी गेटिंग गुड प्रॉफिट आउट ऑफ इट, बट लेटर ऑन इट विल बी गिविंग यू अ प्रॉफिट। फिर कहता है मल्टी स्किल्ड होना चाहिए। एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर मल्टी टैलेंटेड और मल्टी स्किल्स भी होना चाहिए। उसमें डिफरेंट स्किल्स होने चाहिए, ये नहीं कि आपका एक स्किल हो। फिर कहता है लीडरशिप स्किल्स। देखो, आप उसमें बॉसी इफेक्ट होना चाहिए, लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए कि हाउ टू लीड द रेस्ट ऑफ द स्टाफ। आप उनको फ्रंट से कैसे लीड कर रहे हो, उनको बेहतर कैसे गाइड कर रहे हो। फिर कहता है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एन एबिलिटी टू बाउंस बैक। एक अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जिसमें कॉन्फिडेंस भी होता है और उसमें बाउंस बैक करने की एबिलिटी भी होती है। अब बाउंस बैक करने की एबिलिटी क्यों? अगर आपने स्प्रिंग देखा हो, स्प्रिंग को जितनी जोर से प्रेस करो, वो जब उसे छोड़ते हैं उतनी जोर से वापस बाउंस बैक करता है। तो न्यूटन का लॉ भी है, एवरी एक्शन हैज एन रिएक्शन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जब आप फेलियर की तरफ जाते हो तो अच्छा बिजनेसमैन वो ही है जो फेलियर के बाद दोबारा खड़ा होना सीख ले। ऐसा ना हो कि वंस यू गॉट फेल यू सेड ओके वी आर डन हियर, अब तो हम फेल हो गए, हम कुछ कर नहीं सकते। फिर कहता है एक अच्छा जो एंटरप्रेन्योर है उसमें रिस्क टेकिंग भी होना चाहिए, उसको रिस्क अवर्स नहीं होना चाहिए, रिस्क टेकिंग होना चाहिए, एटलीस्ट कैलकुलेटेड रिस्क तो लेना चाहिए, क्योंकि बिजनेस नाम ही रिस्क का है। फिर कहता है जी मेजर चैलेंजेस फेस बाय एंटरप्रेन्योर्स में क्या क्या आते हैं? आइडेंटिफाइंग सक्सेसफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। सबसे बड़े आपको एक जो चैलेंज आता है कि आपने जो आपको कैसे पता चलेगा ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है हमारे पास, ये सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, क्या इसमें पोटेंशियल है, हमें ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फिर कहता है सोर्सिंग कैपिटल, फाइनेंस को कहाँ से अरेंज करना है, कि उसको मैनेज कैसे करना है। फिर लोकेशन कैसे डिटरमाइन करनी है कि मैंने कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे नहीं जाया करना। फिर कंपटीशन कैसा होगा। फिर कहता है बिल्डिंग अ कस्टमर बेस कैसे बनानी है हमने। आजकल के बिजनेसमैन को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कस्टमर अट्रैक्शन में नहीं है, वो आती है कस्टमर रिटेंशन में, कि हम अपने कस्टमर्स को रिटेन कैसे करते हैं। फिर कहता है जी बिल्डिंग अ कस्टमर बेस, कि आप कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई कर रहे हो कि वो आपके साथ ही बिजनेस करता रहे, आपके साथ ही बिजनेस बनाए रखे। फिर कहता है व्हाई डू न्यू बिजनेस ऑफन फेल। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है कि जी बिजनेसेस फेल क्यों होते हैं, स्पेशली न्यू बिजनेसेस फेल होते हैं। पहली चीज़ क्या आती है? लैक ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। हम वो अपनी रिकॉर्ड कीपिंग प्रॉपरली नहीं करते, जो मिस्टेक्स कर रहे होते हैं उनसे सीखते नहीं हैं, उनको ओवरकम नहीं करते हैं, प्रॉब्लम्स को अच्छे से फेस नहीं करते। फिर कहता है लैक ऑफ कैश एंड वर्किंग कैपिटल। कैश फाइनेंसिस इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन द बिजनेस फेलियर, कि आपको जब हो सकता है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आपने प्लान किया क्योंकि आई हैव अ रिसोर्सेज फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, लेकिन वो रिसोर्सेज आपको 3 मंथ्स में कंज्यूम हो गए हैं, और बिजनेस आपको कभी भी इनिशियली बहुत कम बिजनेस होते हैं जो वेरी नेक्स्ट डे से पे बैक करना शुरू कर देते हैं। फिर कहता है पुअर मैनेजमेंट स्किल्स। अगर आपकी मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी नहीं है, इस वजह से भी बिजनेस फेलियर हो सकता है कि आपने चीज़ों को प्रॉपर मैनेज ही नहीं किया। आप काम कर सकते थे पर आपसे मैनेज ही नहीं हुआ वो काम। अगर जब मैनेज नहीं हुआ तो इवेंचुअली क्या होगा, वो लॉस हो जाएगा। फिर कहता है चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। और जितनी रैपिडली टेक्नोलॉजी और बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसको वो कॉप अप नहीं कर सके, वो उसके साथ एडजस्ट नहीं कर सके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप बिजनेस के साथ उसकी एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर लो, जैसे जैसे बिजनेस सिनेरियो चेंज हो रहे हैं हम अपने अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकें, अपने अंदर इंप्रूवमेंट्स ला सकें। ये सारी रीजन है जिसकी वजह से बिजनेस फेल हो जाते हैं। फिर कहता है जी टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरल बिजनेस कौन कौन से हैं हमारे पास? तीन सेक्टर्स हैं जी, एक है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर, जिसको टेरिटरी सेक्टर भी कहा जाता है। प्राइमरी सेक्टर में क्या है? आपकी फिशिंग है, एग्जांपल अ स्मॉल बोट ओन्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर। मार्केट गार्डनिंग है, प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स टू सेल टू एट लोकल मार्केट। आप कोई काश्तकारी कर रहे हो, फिशिंग कर रहे हो। फिर सेकेंडरी सेक्टर ज्वेलरी मेकिंग है, ड्रेस मेकिंग है। मींस वो चीज़ें हैं जो कि सेकेंडरी चीज़ें हैं। प्राइमरी में क्या आएगा? मेजर प्राइमरी चीज़ें, जैसे आप कोई क्रॉप लगा रहे हो, आप दालें बना आप प्रोड्यूस कर रहे हो, आप चावल लगा रहे हो, गंदम लगा रहे हो, आप ऐसी कोई चीज़ बना रहे हो। जैसे सेकेंडरी सेगमेंट ज्वेलरी और ड्रेस मेकिंग हैं, ये भी बिजनेसेस हैं, लेकिन ये वो बिजनेस जहाँ जो आपकी नेसेसिटीज के नहीं है, ये लग्जरीज के हैं। फिर कहता है सर्विस सेक्टर में आपके हेयर ड्रेसिंग आ गई, कार रिपेयर्स आ गए, हॉस्पिटल सर्विसेज आ गई, लीगल सर्विसेज आ गई, ये आपकी सर्विस सेक्टर में आ जाता है।
फिर कहता है जी इम्पैक्ट्स ऑफ एंटरप्राइज ऑन अ कंट्रीज इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, फर्म सर्वाइवल एंड ग्रोथ, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज, एक्सपोर्ट्स, पर्सनल डेवलपमेंट, इंक्रीज सोशल कोहेजन। कहता है जी आपका जो एक कंपनी है उसका कंट्री की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। पहली चीज़ होती है आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, यू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन आ गई। जब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा। जब लोगों को काम मिलेगा तो वो बहुत सारे लोग अपने एक पॉवर्टी सर्कल से बाहर आने की कोशिश करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर हो जाएगी आपकी इसकी वजह से। जब इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर होगी तो फर्म को सर्वाइवल एंड ग्रोथ के चांसेस मिल जाएंगे। जब फर्म का बिजनेस चलने लग जाएगा तो दे वुड बी इन अ पोजीशन कि वो अपने आप को स्टेबलाइज कर सकें, सर्वाइव कर सकें और फिर उस पर ग्रोथ के लिए जा सकें। फिर कहता है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की बात करता है, हम चीज़ों को इनोवेट कर सकें और टेक्नोलॉजिकल चेंज कर सकें, जो टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। फिर एक्सपोर्ट्स कर सकें, जो चीज़ आप अच्छी बना रहे हो, ज़्यादा बना रहे हो, जिससे आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, उससे आपकी इकॉनमी बेहतर होती है। फिर कहता है पर्सनल डेवलपमेंट है, हम लोगों को डेवलप कर सकते हैं, उनकी ग्रूमिंग कर सकते हैं, उनको स्किल्स दे सकते हैं, उनको नॉलेज बढ़ा सकते हैं। फिर कहता है इंक्रीज सोशल कोहेजन है, आप उससे सोशल वैल्यूज़ बढ़ा सकते हो, उनका लाइजन बढ़ा सकते हो, लोगों में नई उम्मीदें पैदा कर सकते हैं। फिर कहता है सोशल एंटरप्राइज कौन कौन सी होती हैं। कहता है अ बिजनेस विद मेनली सोशल ऑब्जेक्टिव दैट री इन्वेस्ट मोस्ट ऑफ इट्स प्रॉफिट इनटू बेनिफिटिंग सोसाइटी रादर देन मैक्सिमाइजिंग रिटर्न्स टू द ओनर्स। जो आपकी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो क्या करती हैं, प्रॉफिट को वापस उसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर देती हैं सोसाइटी की बेहतरी के लिए। They are not charities, but they do have objectives that are often different from those of an entrepreneur who is only profit motivated. देखो ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस नहीं होते, लेकिन ये है कि ये होते भी बिजनेसेस हैं, लेकिन इनके ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होते हैं। जो कि एक प्योर बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर के नहीं होते, उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्रॉफिट बनाना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। इनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करना। फिर कहता है जी इट इज़ अ प्रॉपर बिजनेस दैट मेक इट्स मनी इन सोशल रिस्पॉन्सिबल वेज एंड यूजेस मोस्ट ऑफ एनी सरप्लस मेड टू बेनिफिट सोसाइटी। ये एक प्रॉपर बिजनेस होता है जो कि पैसे जनरेट करता है लीगल तरीके से, उनको बाद में सोसाइटी की बेहतरी के लिए पैसों को इन्वेस्ट करता है। often do keep some of any profit they have made। ऑब्वियसली बात है, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो कि बिल्कुल भी प्रॉफिट हम नहीं रखेंगे, क्योंकि उनकी भी ज़रूरियात हैं, उनकी भी रिक्वायरमेंट उनको पूरा करना है, तो प्रॉफिट कुछ चंक में से प्रॉफिट अपने पास भी रखते हैं। कम्पीट विद अदर बिजनेसेस इन सम मार्केट और इंडस्ट्री, और वो बाकी बिजनेस कम्पीट भी करते हैं मार्केट में या उस इंडस्ट्री में रहते हुए। यूज़ बिजनेस प्रिंसिपल्स टू अचीव सोशल ऑब्जेक्टिव, और बिजनेस प्रिंसिपल जो बेसिक प्रिंसिपल हैं उनको यूज़ करते हुए अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को मीट करते हैं। तो ये होती हैं सोशल एंटरप्राइजेस। अब उसके कॉमन फीचर्स देख लेते हैं सोशल एंटरप्राइज क्या है। दे डायरेक्टली प्रोड्यूस गुड्स और प्रोवाइड सर्विसेज, वो कोई चीज़ बनाती हैं या कोई सर्विसेज देती हैं डायरेक्टली। दे हैव सोशल एम एंड यूज एथिकल वेज ऑफ अचीविंग दैम, उनके सोशल एम्स होते हैं, उनको अचीव करने के लिए उन्होंने क्या किया होता है, उसको अचीव करने के लिए एक प्रॉपर लीगल तरीका अडॉप्ट करते हैं। दे नीड टू मेक अ सरप्लस ऑफ प्रॉफिट टू सर्वाइव एज दे कैन नॉट रिलाई ऑन डोनेशंस और चैरिटीज, उनको बिजनेस करना पड़ता है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, ज़्यादा पैसे कमाने पड़ते हैं प्रॉफिट भी निकालने के लिए, सर्वाइव भी करने के लिए, वो चैरिटीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहे होते। फिर सोशल एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तीन ऑब्जेक्टिव हैं, इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल। देख लेते हैं बारी बारी क्या होते हैं। कहता है सोशल एंटरप्राइज ऑफन हैव थ्री मेन एम्स, दीज आर इकोनॉमिक, मेक अ प्रॉफिट टू री इन्वेस्ट बैक इनटू द बिजनेस एंड प्रोवाइड सम इन रिटर्न टू ओनर्स। वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है कि जो बिजनेस करते हैं प्रॉफिट कमाते हैं और जो पैसे आते हैं वापस इन्वेस्ट करते हैं उसी बिजनेस में, ताकि ओनर्स को अच्छा रिटर्न दिया जा सके। सोशल केयर प्रोवाइड जॉब और सपोर्ट फॉर लोकल ऑफन डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़, और वो क्या करते हैं जी आपको सपोर्ट करते हैं लोकल्स को, वहाँ के लोकल रहायशियों को, वहाँ के लोकल आबादी को, लोकल पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं ताकि वो अपनी लिविंग्स बेहतर कर सकें। इन्वायरमेंटल में क्या है, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड टू मैनेज द बिजनेस इन एन एनवायरमेंटल सस्टेनेबल वे। इसमें क्या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, वो आपने देखा होगा आजकल जैसे प्लास्टिक बैग्स को बैन कर दिया गया, दे आर अगेंस्ट द एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। अब अगर टेक्निकली बात की जाए तो वो कंपनीज जो प्लास्टिक बैग्स बना रही थी वो उनका बिजनेस था, उनका बिजनेस डिस्टर्ब हो गया। दीज आर ऑफन रेफर टू एज अ ट्रिपल बॉटम लाइन, इनको ट्रिपल बॉटम लाइन में भी रेफर किया जाता है। दिस मींस दैट प्रॉफिट इज नॉट द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज एंटरप्राइजेस। इसका पर्पस क्या होता है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस का जो प्योरली पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, दे आर हेयर फॉर द बेनिफिशियल ऑफ द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एज वेल।
इसकी एग्जांपल है जी हमारे पास द कशिफ फाउंडेशन पाकिस्तान। ये एक सोशल एंटरप्राइज है जो कि लोगों की वेलबींग के लिए काम करती है। इट प्रोवाइड्स माइक्रो फाइनेंस, वेरी स्मॉल लोन्स एंड सोशल सपोर्ट सर्विसेज टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हु ट्रेडिशनली फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू रिसीव हेल्प। ये क्या करते हैं, एक माइक्रो फाइनेंस बैंक है जो छोटे छोटे लोन देता है लोगों को और फैमिली को सपोर्ट करता है, स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, जो कि ट्रेडिशनली सोसाइटी में जिनके लिए हेल्प लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग ख़वातीन को उनके बारे में ही सोचते हैं, दे शुड स्टे एट होम, दे आर नॉट गुड इन बिजनेस और थिंग्स लाइक दैट। दिस enables the women to set up their own business इन फूड प्रोडक्शन, क्लॉथ मेकिंग एंड अदर इंडस्ट्रीज। अब इससे फायदा क्या होता है, कोशिश से दे हेल्प आउट द वुमेन कि अपने बिजनेस स्टैब्लिश कर सकें, अपनी वेलबींग खुद देख सकें, अपना रोजगार खुद बना सकें, उसके साथ साथ और लोगों को वो जॉब्स भी क्रिएट कर सकें। द लोन्स हैव टू बी रीपेड विद द इंटरेस्ट, बट द इंटरेस्ट रेट्स आर मच लोअर देन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बैंक वुड चार्ज। अब इनका क्या है, लोन ये भी इंटरेस्ट पे देते हैं, लेकिन इनके इंटरेस्ट रेट बहुत नॉमिनल से होते हैं, एक कमर्शियल बैंक की तरह हाई रेट्स पे काम नहीं करते, जो कि बहुत हाई रेट्स पे काम कर रहे होते हैं और इवेंचुअली क्या करते हैं, वो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बना रहे होते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में हम दोबारा मिलेंगे। सो इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं है, ये कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो डू आस्क मी इन द क्लास और ईमेल और थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप, आप किसी भी तरह मुझसे पूछ सकते हो, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं।